गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने देखा कि मैंने इसके पहले वाले चैप्टर में आपको संसाधन और विकास के बारे में बताया है। मैं एक बार उसको रिवीजन कर दे रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि संसाधन जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करती है उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। ये संसाधन हमें प्राकृतिक से प्राप्त होती है। इसके अलावा आपने ये भी देखा कि मानव जो है वो भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, और मानव जो है वो प्राकृतिक प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के माध्यम से वो संसाधनों को दूसरे महत्वपूर्ण चीज़ों में रूपांतरित करता है, बदलता है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी देखा कि विकास के गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण किया जाता है मानव के द्वारा। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि संसाधनों को अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया गया है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, साम्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक मानचित्र दे रहा है जिसके अंदर संसाधन को अलग अलग तरह से बांटा गया है। जैसे संसाधन आपका दिखा रहा है, इसको दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक और मानवीय संसाधन। इस प्राकृतिक संसाधन को अब दो भाग में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब नवीकरणीय जो संसाधन है उसको दो भाग में बांटा है, सत्व अथवा प्रवाह जैसे पवन और जल, दूसरा जैव। और जैव जो संसाधन है उसको दो भाग में बांटा गया, एक प्राकृतिक वनस्पति और दूसरा वन जीव। उसी तरह से यहाँ पे मानवीय जो चीज़ है, मानवीय जो वस्तु होते हैं जो हमें प्राप्त होते हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है, संरचना संरचनाएं और संस्थाएं, और मात्रा और गुणवत्ता। चलिए चलिए हम लोग शुरू करते हैं संसाधनों के प्रकार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर यहाँ पे जिक्र किया गया है। इसमें सबसे पहले आपका होता है जैव संसाधन। बोल रहा है कि इन संसाधनों की प्राप्ति जो है, यानी जो जैव संसाधन जो है वो हमें जीवमंडल से प्राप्त होते हैं और इनमें जीवन व्यापक है। यानी ये सारे संसाधन जो है जैव संसाधन वो हमें जीवमंडल से प्राप्त होते हैं, और इन सारी चीज़ों में जीव जो होता है वो व्यापक होता है, यानी जीव मिलते हैं। जैसे कि मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन और पशुधन, ये सारे जो है वो हमें जीवमंडल में प्राप्त होते हैं और इनमें जीवन व्यापक होती है। इसे हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। दूसरा है आपका अजैव संसाधन। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जो निर्जीव वस्तु से बने हैं, जो सजीव वस्तु से बने उसे जैव संसाधन, और जो निर्जीव वस्तु से बने उसे हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। तो ये हो गया आपका उत्पत्ति के आधार। तो उत्पत्ति के आधार पर बच्चों कितने भागों में इसको बांटा गया है? तो दो भागों में, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जो आपका सजीव वस्तुओं से बने हुए हैं उसे हम लोग जैव संसाधन कहते हैं, और जो निर्जीव वस्तुओं से बने उसे हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। चलिए दूसरा है आपका साम्यता के आधार पर, इन खत्म होने के आधार पर नवीकरणीय योग संसाधन। जैसा कि हम नवीकरणीय संसाधन के बारे में जानते हैं कि ऐसे संसाधन जिन्हें दोबारा तैयार किया जा सके, दोबारा बनाया जा सके। जैसे इसमें दिया भी है, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें हम लोग नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग संसाधन कहते हैं। उदाहरण में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन व वन जीवन। चलिए नेक्स्ट है आपका अनवीकरणीय योग्य संसाधन। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। यानी ये ऐसे संसाधन होते हैं जिनका निर्माण जल्दी नहीं होता है, एक लंबा समय लगता है इसको तैयार होने में। जैसे खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं जिसे बनने में काफ़ी समय लगता है। इसके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं, वह एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाता है। अब इसमें देखिए दो चीज़ बता रहा है, एक तो चक्रीय और दूसरा पुनः चक्रीय बता रहा है, और दूसरा अचक्रीय बता रहा है। तो इसमें बता रहा है कि कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जैसे धातु जो पुनः चक्रीय, यानी दोबारा उसे तैयार, जैसे दोबारा वो तैयार हो सकता है, मगर कुछ ऐसे होते हैं जैसे जीवाश्म ईंधन होते हैं। तो जीवाश्म ईंधन जो होते हैं अगर आप एक बार उसका इस्तेमाल करेंगे तो दोबारा आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ हो गया आपका, एक उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन, दूसरा
साम्यता के आधार पर नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरणीय संसाधन जो भौतिक रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा दोबारा तैयार किया जा सकता है और जिसको बनने में उतना ज़्यादा समय ना लगे। और अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिसको बनने में काफ़ी समय लगता है, उसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसमें से चक्रीय और अपुनः चक्रीय और अचक्रीय के बारे में बता रहा है कि कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिसे दोबारा यूज़ किया जा सकता है, खत्म होने के बाद दोबारा वो बन तैयार हो सकता है, परंतु कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो एक बार खत्म होने के बाद दोबारा तैयार नहीं हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका स्वामित्व के आधार पर। बोल रहा है कि स्वामित्व के आधार पर इसे हम लोग 4 भागों में रखते हैं। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है आपका सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। सबसे पहले है व्यक्तिगत संसाधन, इसको देख लिया जाए। बुरा के संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। यानी व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं? व्यक्तिगत संसाधन एक ऐसे संसाधन होते हैं जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में, अधिकार में होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे किसान होते हैं जिनके पास जो जमीन होती है वो सरकार के द्वारा प्राप्त होती है, यानी सरकार उनको प्रदान करती है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। यानी सरकार जो जमीन उनको देती है उसके बदले में वो टैक्स देते हैं सरकार को। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब और कुआं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार करने के लिए आपको बता रहा है कि आपके परिवार में के मतलब आपके परिवार के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं जो उनके अधीन है या उनके नियंत्रण में, उनके ऊपर उनका आधिपत्य है। तो व्यक्तिगत संसाधन, आपने देखा कि व्यक्तिगत संसाधन एक ऐसे संसाधन होता है जिसके ऊपर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, चाहे वो खेत हो, चाहे कुआं हो, चाहे तालाब हो, चाहे चारागाह हो आदि। चलिए अब दूसरा आपका टॉपिक शुरू कर रहा है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। तो यहाँ पे क्या, जैसा कि आप सामुदायिक समझ रहे हैं कि इसके अंदर पूरे समुदाय का अधिकार होगा, यानी ऐसे संसाधन जिस पे पूरे समुदाय का अधिकार हो उसे हम लोग सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहते हैं। वे संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होता है। गांव के सम्मिलात भूमि जैसे चारण भूमि जिसपे मवेशी चरते हैं, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि, इसके ऊपर पूरे समुदाय का अधिकार होता है। और नगरीय क्षेत्रों के अंदर अगर देखा जाए तो सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। तो इसके अंदर दोनों के अंदर आपको, यहाँ पे भी आपको गांव और शहर के बारे में जिक्र किया गया है। यहाँ पे आपका शहर के अंदर बता रहा है कि घर हो गए या अन्य जायदाद हो गए, ठीक है। तो ये सब शहर के अंदर जिसके ऊपर एक व्यक्ति का अधिकार होता है। और यहाँ पे जैसा आपका बता रहा है कि चारण भूमि हो गया, शमशान भूमि हो गया, तालाब हो गया, इसके ऊपर पूरे समुदाय का अधिकार होता है। या अगर आप शहर में देखते हैं तो सार्वजनिक पार्क हो गया, पिकनिक स्थल हो गया या खेल के मैदान हो गए, इसके ऊपर पूरे समुदाय का अधिकार होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय संसाधन। बोल रहा है कि तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय है। अब अगर देखें तो हमारे देश के अंदर जितने भी संसाधन प्राप्त होते हैं या मिलते हैं या पाए जाते हैं, ये सारे संसाधन जो है वो राष्ट्र के हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वो व्यक्तिगत संसाधन को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। देखिए कितना अच्छा लाइन बता रहा है आपका कि हमारी जो सरकार है अगर उसको ज़रूरत पड़ा तो वो व्यक्तिगत संसाधनों का भी इस्तेमाल जो है वो कर सकता है, उसके पास ये अधिकार है, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि आपके पास जो संपत्ति है तो उसके ऊपर आपका अधिकार है या व्यक्तिगत संसाधन है तो आप, सरकार अगर आपसे ज़रूरत पड़े और आपसे ले तो आप उसको देंगे नहीं। जैसे आप देखते होंगे कि 4 लाइन जो बनता है तो 4 लाइन के अंदर आपने देखा होगा कि सरकार जो है वो रोड के किनारे बहुत से ज़मीन जो है उसको अधिकृत करते चला गया है। हाँ, भले भले ही उन्होंने उसके लिए कुछ पैसा जो है वो प्रदान किया है, लोगों को दिया है,
परंतु अगर सरकार चाहे तो व्यक्तिगत संसाधन को भी अधिकृत जो है वो कर सकता है। जैसे आपने यहाँ दे रहा है, आपने देखा होगा कि सड़कें सड़कें आपने देखा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइन व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील यानी 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। तो यहाँ पर राष्ट्र की कौन कौन सी संपदा आपको बता रहा है। ये सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि, राजनीतिक सीमाओं के अंदर जितनी भूमि है वो 12 समुद्री मील यानी 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र जो है, 12 समुद्री मील मतलब 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र व इसमें पाए जाने वाले जितने भी संसाधन है वो सारे की सारे राष्ट्र की संपदा है। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, नहीं तो आपको क्लास जैसे चलता है उसमें आदमी थोड़ा सा पढ़ा देता है, मगर ये ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो इसमें ज़्यादा देर तक मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता हूँ। अतः मैं आपको अगले दिन इसके आगे के चैप्टर के बारे में बताऊंगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे द्वारा पढ़ाए गए चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो ले लीजिए आप लोग, 9576618056। अगर आपको इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप पे भी मेरे को बोल सकते हैं कि मैं दोबारा उस टॉपिक को क्लियर कर सकूं। थैंक यू।